मैं समझता हूं कि आज ये हुकूमत बहुत खुशकिस्मत है। पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसकी पुश्त के ऊपर इतने बड़े बड़े, मैं क्या ब्लोअर्स कहूं या उसको उड़ाने के लिए पंखे लगे हुए, यानी कि जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट सुबह शाम इनकी वकील सफाई बन के मुकदमा पेश करती है। हम अदलिया की तरफ देखते हैं तो अदलिया की तरफ से भी इनको सुबह शाम ठंडी हवाएं आती। हमारे हुकूमत में तो सुबह शाम मीडिया से वो धरनों की खबरें चलती थीं। आज तो जनाब कोई इनकी शान में गुस्ताखी करे तो अगले दिन से पहले उसका चैनल बंद हो जाता है। ना मीडिया इनके खिलाफ कुछ कर सकता है, और एस्टैब्लिशमेंट से भी ठंडी हवाएं हैं, अदलिया से भी ठंडी हवाएं हैं, लेकिन इनका जहाज उड़ नहीं पा रहा, ये कंपनी चल नहीं रही किसी तरीके से। ये समझ नहीं आ रही कि ये कसूर पायलट का है। हमारा भाई राणा सनाउल्लाह, कोई सोच सकता है कि एक शख्स जो वकील भी हो, जो एमपीए रहा हो, एमएनए रहा हो, बदतरीन तशद्दुद का शिकार हुआ 2002-2003 में, बदतरीन, जुर्रतमंद, आउटस्पोकन, उसके ऊपर हीरोइन डाली। आप एफआईआर पढ़ें, एफआईआर जो है मजाक खेज है, एफआईआर मजाक खेज है कि उसने मुड़ के 20 किलो उठाया। आप भी जानते हैं जनाब, उसका वजूद है 20 किलो मुड़ के एक हाथ से उठाने वाला। मैं स्पीकर साहब जरा सोचें, सर ये सियासी हुकूमतों की तौहीन होती है। ये चौधरी साहब बैठे हुए हैं, चीमा साहब, मेरे और इनके खानदानी ताल्लुकात थे चौधरी ज़हूरुल्लाह साहब के साथ, उनके ऊपर बहन चोरी का मुकदमा बनाया। ये ज़रबुल मिसल बन गई हुई है हमारी सियासत में कि बहन चोरी का मुकदमा बनाया गया। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर की बात, प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो नहीं, आपने बंद कर दिया। हर शख्स के बगैर किसी तमीज के, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, तमाम लोग जो लोग प्रोडक्शन ऑर्डर पे यहाँ पे आ सकते हैं, अपने हलकों का हक राय दही जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल होना चाहिए और जरूर इस्तेमाल होना चाहिए। हमारा दोस्त जो है राणा सनाउल्लाह, वो आज भी उसने कहा है कि मुझे प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं चाहिए। उसने कहा है कि मैं नवाज शरीफ का सिपाही हूं, मैं प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं लूंगा। लेकिन आप कानून के ऊपर या रूल्स ऑफ प्रोसीजर के ऊपर जो है उसके ऊपर अमल करवाएं। मैं कहता हूं कि मेरा ये ब्लड टेस्ट करवाएं। अगर मेरे ब्लड टेस्ट से जो है वो सिगरेट की भी जो है वो बेजिश आए तो मुझे बगैर ट्रायल के सजा दे। मैं समझता हूं कि इसका नोटिस लेना चाहिए। इसका नोटिस जो है वो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब को लेना चाहिए, क्योंकि एएनएफ में जो है वो आर्मी के सर्विंग ऑफिसर जो है वो काम करते हैं। ये हशर कर दिया है लोगों ने। मैं समझता हूँ कि ये जुल्म जो है इंशाअल्लाह ताला हम इसके खिलाफ पूरे डट के इसका जो है वो मुकाबला भी करेंगे। हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, हम अदारों के खिलाफ नहीं हैं, हम इस मुल्क के हर अदारे की जो है वो इज्जत करते हैं। सवाल यहाँ पे ये है, रोडें भी बनी, अस्पताल भी बने, सरकारी इदारे भी बने। एक अस्पताल, ना कोई एक यूनिवर्सिटी, ना कोई एक कॉलेज, ना कोई एक सरकारी इदारा दुनिया के टॉप में आता है। क्यों? आखिर क्यों? क्या ये सब कुछ फरिश्तों ने किया? क्या ये सब कुछ सिर्फ डिक्टेटर्स ने किया? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? अवाम तो मेरे से गिला करती है, अवाम तो अली मोहम्मद की तरफ देखती है, अवाम तो ख्वाजा साहब आपकी तरफ देखती है, अवाम ने तो आपको वोट दिया। जहां मेरे लीडर या मेरी जमात की बात पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ जाए, वहां आपने पाकिस्तान के झंडे के साथ खड़ा होना है। ये कौन सी बात है? अगर किसी का लीडर करप्शन करे, वो जाए उसका वकील जाके डिफेंड करे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये सब कुछ आज पार्लियामेंट के अंदर हो रहा था, मगर आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पर पॉइंट्स में इजाफे के बाद शरह सूद में 1% का ज़्यादा इजाफा कर दिया। इसका ऐलान कर दिया। इसकी वजह से महंगाई नाजरीन में इजाफा होगा। मुझे अफसोस हो रहा है आपको बताते हुए। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का 2/4 हिस्सा है वो गुर्बत की लकीर से नीचे रहता है, जिसका मतलब है कि तकरीबन 5 करोड़ लोगों को बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई नहीं। पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है तब से पार्लियामेंट के अंदर जो शोर है वो एहतसाब का है, चाहे वो अपोजिशन की तरफ से हो चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो। इस एहतसाब के मौसम ने सिर्फ अपोजिशन को कटहरे में खड़ा नहीं किया, बल्कि जो दोनों तरफ से कीचड़ उछाला गया है उसके नतीजे में अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट भी कटहरे में खड़े हो गए हैं।
आज ओहदे से हटाए जाने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो स्कैंडल पर सुप्रीम कोर्ट में पहली समाअत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इस मौके पर मरियम नवाज को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया तो ये मान लिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वीडियो से मुतल्लिक एहतसाब अदालत के जज का बयान हल्फी तस्लीम कर लिया है। जस्टिस उमर अतर बंदयाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस मामले की इंक्वायरी हुए तो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ इस वीडियो के हकीकत पर मबनी होने के साथ एहतसाब अदालत के जज के रवैये और अदलिया की साख के बारे में भी सवालात उठाए जा रहे हैं। बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस खोसा साहब ने कहा कि इंसाफ की फराहमी पर उंगलियां उठाई जाना शुरू हो गई हैं तो फिर लोगों का अदालतों से भी एतमाद उठ जाएगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि एहतसाब अदालत के जज की वीडियो से मुतल्लिक बहुत से कवानीन का इतलाक होता है जिसमें किसी की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत के कानून के अलावा साइबर क्राइम और फिर तौहीन अदालत के कवानीन भी शामिल हैं। सवाल ये है कि अगर इदारे मुस्तहकम नहीं होंगे और मुल्क में यूं ही सियासी अदम इस्तेकाम बरकरार रहेगा तो क्या माशी तरक्की मुमकिन है? इसी सवाल के साथ हमें ज्वाइन करे हैं हुमायूं अख्तर साहब, तहरीक इंसाफ के एक अहम लीडर हैं और इकॉनमी के ऊपर अक्सर बोलते हैं। नबील गबोल साहब हमें ज्वाइन करे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। राना मोहम्मद अफजल साहब हमें ज्वाइन करें, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है और आप वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना भी रह चुके हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हुमायूं साहब आपकी जानिब आऊँगी, और जो ये कह रहे हैं कि जी आपको तो अब ठंडी हवाएँ हर तरफ से आ रही हैं मगर कंपनी नहीं चल रही, पायलट नहीं चला रहा, आप क्या समझते हैं? आप तो इकॉनमी को बड़ी अच्छी तरीके से देखते हैं। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं, नामवर इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हैज़ टू बी अ प्री रिक्विजिट टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। जी, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये ठंडी हवाएं जो हैं, अकाउंटेबिलिटी तो हो रही है ना, मतलब ये जो मीडिया में ट्रायल जरूरी है। मैं भी आता हूँ इस पर। ये ठंडी हवाएं जिनका जिक्र हो रहा है, हम कम से कम ये नहीं करते कि अदालतों से लड़ें, अदालतों को ख़रीदने और तोड़ने की कोशिश करें, जिस तरह 1997 में जस्टिस सजाद अहमद शाह ने अपनी किताब में लिखा कि वो बलूचिस्तान के अदालतें कैसे तोड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोला गया। एक ट्रैक रिकॉर्ड है PMLN का, तकरीबन हर आर्मी चीफ से उनकी लड़ाई हुई। ओके, हर आर्मी चीफ से वो लड़े। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम इस तरह की कोई लड़ाइयाँ ना अदालत से करते हैं, जुडिशरी से, ना एस्टेब्लिशमेंट से करते हैं। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं और मुतफ़िक़ा तौर पे एक व्यू बनता है स्टेट के लिए, जब आपको नज़र आ रहा है कि उससे इस खित्ते में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, काफ़ी अमन व अमान की बेहतरी हो रही है। अब एक बड़ी सिग्निफिकेंट विज़िट 2015 के बाद पहली विज़िट अमेरिका में है। आप इसके रेपरकशंस देखेंगे। ट्राइपार्टाइट जो ग्रुप था चाइना, रशिया, अमेरिका का, उसने पाकिस्तान को इनवाइट किया है। मगर ये जो माशी तरक्की की बात है और मईशत को गहरी नजर आप रखते हैं। आपने ठंडी हवाओं की बात की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी जरूरी है? चलिए लेट्स, आपने ठंडी हवाओं की बात की, उसका मैंने आपको जवाब दिया कि ठंडी हवाएं दर हकीकत मुल्क के लिए बेहतरी का नतीजा बन रही हैं इस वक्त। इसमें भी बेहतरी होती है कि अगर आप मुल्क के बड़े इदारों से झगड़े ना, तो आप बड़े अब लोग कह रहे हैं कि हमने जो टैक्स नेट बढ़ाने के इकदाम किए हैं, जिसमें हम ट्रेडर्स के साथ आप कोशिश कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल के बीच में जितने लेयर्स हैं जो अनटैक्स थे, क्योंकि हमारे इदारों से लड़ाई नहीं है, हमारे पास ज्यादा सियासी कुव्वत है ये काम करने की। तो सिर्फ ये नहीं कहा सर जी, जितनी भी एहतसाब इस वक्त तक हो रहा है, आप देख रही हैं कि इसमें कोई पंजाब हुकूमत इन्वॉल्व है या KP की हुकूमत इन्वॉल्व है। ये सारे के सारे केसेस, इंक्लूडिंग जरदारी साहब का केस, नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुए, ये लेटेस्ट केस, उससे पहले भी सारे केस, मैं एक मिनट आपकी बात का जवाब दे दूं, उससे पहले भी सारे केस जरदारी साहब के खिलाफ जिसमें उन्होंने 11 साल की जेल भुगती, वो PMLN के शुरू किए हुए थे। हमने अभी तक मनीजे, हमने अभी तक कोई केस नहीं शुरू किया। ये सब के मगर हम रिकवरी से रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उससे ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 लोग ही हैं जो पाकिस्तान में करप्शन करते हैं। ये 30 सेकंड और दीजिए। हाँ, हम अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस पे पूरा यकीन रखते हैं,
PTI का एक ये बुनियादी सतून है, और हम जो पाकिस्तान का इदारा पाकिस्तान के कवानीन के तहत अकाउंटेबिलिटी करेगा उसका पूरा साथ देंगे और पूरी सपोर्ट करेंगे। उनका काम ये है, जज आपने शहजादा, उनका काम एसेट रिकवरी यूनिट का, उसके अंदर और लोग भी तो करप्शन करे होंगे, वो सारे 62-63 के पत्तों नहीं उतर रहे ये होंगे। पहली हुकूमत आई है जी जिसने अपने मिनिस्टर्स उसके जेलों में बैठे हुए हैं इस वक्त, पहली हुकूमत है। मुझे बेल हो गई है ज्यादातर लोगों को? नहीं, ज्यादातर के नहीं, बहुत से बैठे हुए हैं जेल में। मसलन जी, मसलन सप्तान खान। अच्छा चले, मगर अलीम खान और बाबर अवान साहब तो आउट बेल हो गई है लेकिन वो बरी नहीं हुए। हाँ, बेल तो हो गई है। अच्छा राना अफजल साहब, ये जो एक पॉइंट बना रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ठंडी जो हवाएं होती हैं वो मईशत के लिए बड़ी अच्छी होती हैं, और अगर इदारे आपस में लड़े ना तो ये जो टैक्स जमा करने का एक तौर तरीका है उसके अंदर भी जो हुकूमत है, हुकूमत वफ्त, उसको फायदा होता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपने बड़ी अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम शुरू किया और आपने इकोनॉमी पे बात शुरू की और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जिक्र किया कि जो इकोनॉमी के लिए एक बेसिक नेसेसिटी है। और मेरे भाई हुमायूं साहब ने कहा नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। कोई ये नहीं कहता कि एट द कॉस्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी के लिए आपके पास एक डिपार्टमेंट है और वो चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन आप इनके मिनिस्टर्स, इनके हुकूमत के स्पोक्स पर्सन, उनका क्या 95% जो दिन में वो गुफ्तगू फरमाते हैं, और वो गुफ्तगू जिस तसलसल से फरमाते हैं उसमें आप अपोजिशन की मीडिया ट्रायल और इनकी तर्ज अकाउंटेबिलिटी जो कि अदालतों में होनी चाहिए, वो मीडिया के ऊपर जो ये करते हैं जिससे पाकिस्तान के माहौल को इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, क्या वो कंड्यूसिव है आपके लिए, बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए? इट इज़ नॉट। तो इनकी जो प्रायोरिटीज हैं मिसप्लेस्ड हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी हमारी हर आर्मी चीफ के साथ लड़ाई हुई, और हमने उनसे कोई जमीन वागुजार करानी थी, हमने उनसे कोई प्लॉट लेने थे, किस चीज पे हमारी लड़ाई हुई? यहां 4 मार्शल लॉ लगे, क्यों लगे? इंडिया में तो नहीं लगे। हमारी किस चीज की लड़ाई है, मुझे बता दें। नहीं, आप बताएं ना किस चीज पे लड़ाई हुई, ये सवाल ये तो है। बताएं, हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने उनसे क्या चीज लेनी थी जिसके ऊपर हम उनके साथ लड़ पड़े, बता दें। हुमायूं साहब आप बताएं। अगर हम कहते हैं कि सिविलियन सुपरमेसी होनी चाहिए और उसको हम मानते हैं, ज़ियाउल हक साहब के बाद, बंदूक छीननी ज़ियाउल है, हक साहब हमने के उनसे बाद, कोई वेपन लेना है, ज़ियाउल हक साहब हमने के उनसे बाद क्या जो लेना है? वो आपकी अगर सवाल हम का कहते जवाब हैं दे रहे हैं तो राना हमारी साहब, accountability मुझसे कर मांग रहे रहे हैं आप। हैं। लड़ाई हमारी किस चीज की जो है? सवाल आपने पूछा उसका जवाब देना ज़ियाउल चाह हक रहे हैं। साहब से जिन्होंने मैं इस बात नून का लीग जवाब की दे मौजूदा दूंगा, मुझे क्यादत बताएं को, कि या तो ये कह दें ज़ियाउल हक के कि हम बाद जो पागल कि हैं। नून लीग की मौजूदा क्यादत चढ़ी ही उस जमाने में लेकिन आप थी बीच और में सामने ही please तब आप लाई We गई। get your point. इन्होंने नहीं, ठीक। सुनिए इनकी आप जनरल अपनी असलम बारी बेग पे से बोलिए, लड़ाई जो हुई, बोले, इनकी जो जनरल आपने असलम कहना नवाज से लड़ाई आप हुई, कहते इनकी हैं, जनरल आप वहीद बता ताकत से दीजिए। लड़ाई हुई, इनकी जहांगीर करामत से लड़ाई हुई। मुझे बताएं ना किससे नहीं हुई? जी राना साहब, मुझे बताएं, देखें आप बीच में बोलते हैं, मुझे बताएं किस चीज पे लड़ाई हुई? मेरे से हमने सवाल जहांगीर पूछा करामत था। से क्या लेना था? हमने उस किसी और से क्या लेना था? उनकी बंदूक मांग ली, उनसे गोलियां मांग ली, क्या कौन सी उनकी पावर्स हम कम कर रहे थे? हम तो अपने लिए स्पेस मांग रहे थे कि हम अच्छा। पाकिस्तान की खिदमत करें। ये बहुत अहम बात आपने की कि हम अपने लिए स्पेस मांग रहे थे। नबील गबोल साहब, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देखा जाए तो वो भी यही कहते हैं कि जी हम तो सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। मगर अब सवाल ये है कि PMLN मरियम नवाज साहिबा ने कह दिया कि जी मैं तो मुल्क गिर में धरने करूंगी, प्रोटेस्ट करूंगी। धरनों का लफ्ज नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया, एहतजाज का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई मुश्तरका लाएमल तय करेगी PMLN के साथ मिलकर, या आप लोग अलग अलग अपनी स्ट्रैटेजी सामने लेके आएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी एक और APC होने वाला है, और जो पिछला APC है उसमें यही तय हुआ था कि जो भी तहरीक चलेगी वो मुश्तरका तहरीक चलेगी। मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज ने जो वीडियो जिस तरीके से लीक हुई है, ज़ाहिर ही क्रेडिट तो हमें देना चाहिए मरियम नवाज को कि उन्होंने अपने वालिद का केस को जो है कंट्रोवर्शियल बना दिया, और जिस जज ने ये फैसला दिया आज वो जज खुद कटहरे में खड़ा है। तो इसका क्या मकसद है? जब जो जज जो फैसला देता है, जो खुद कटहरे में खड़ा है, और उसी का जो चीफ जस्टिस है वो खुद क्रिटिसाइज़ कर रहा है इस वीडियो पे,
اور وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ ویڈیو کس نے بنائی. ہم اس طے تک پہنچیں گے کہ ویڈیو بنائی کس نے. تو بات یہ ہے کہ دال میں کالا ہی تو پورا دال ہی جو ہے کالی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جب نواز شریف کو انصاف دینے والا جج جو اس کو انصاف نہیں دے سکا, اور جس کی ویڈیو 1 نہیں 2 نہیں 4 5 ایسے ویڈیوز ہیں جو کہ میرے خیال میں آنے والے دنوں میں مزید ویڈیوز آنے والے ہیں, جس سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ کس کے پریشر میں آ کر انہوں نے نواز شریف کے خلاف یہ ججمنٹ دی ہے. مگر سر وہ ویڈیو دکھائیں گے کہاں آپ؟ اس لیے چونکہ میڈیا کے اوپر تو وہ قدغن لگ گئی ہوئی ہے, آپ ویڈیو نہیں دکھا سکتے ہمارے ٹی وی چینلز پہ, تو آپ دکھائیں گے کہاں؟ آپ میڈیا چینل تو سیکنڈ کلاس ہو گیا نا, اب تو سوشل میڈیا فرسٹ کلاس ہو گئی ہے. جو چیز آپ دیکھیں کہ کچھ اینکرز ہیں جو بات نہیں کرتے ہیں ٹی وی چینلز میں, وہ سوشل میڈیا کیمرہ لگا کے اور وہ بات کر کے اس کو وائرل کر لیتے ہیں. جو چیز میں نہیں کہہ سکتا وہ میں ٹویٹ کر لیتا ہوں, اور جب میرے اوپر کوئی ایشو کوئی مسئلہ آ جاتا ہے میں آگے سے کہہ دیتا ہوں کہ میرا ہیک ہو گیا ٹویٹر. تو بڑے طریقے کار ہے, بڑے طریقے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اور گھمبیر ہوگا؟ یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ کیوں رانا صاحب کوئی اور ویڈیوز بھی اب آپ لائیں گے آنے والے کچھ دنوں میں؟ دیکھیں یہ اس حکومت کا اپنا کیا دھرا ہے. جس طریقے سے یہ ہم لوگوں کو ہر کسی کو ملائن کر رہے ہیں, ہر کسی کو کرپٹ کر رہے ہیں, ہر روز ایک نیا انہوں نے ڈرامہ تیار کیا ہوتا ہے کہ جی وہ فورن ٹرپس پہ اتنے پیسے لگ گئے, وہ سیکیورٹی کے اوپر اتنے پیسے لگ گئے. اور بھائی عوام آپ کے 20 کروڑ بھوکے مار رہے ہیں. آپ فورن ٹرپس جو آڈیٹر جنرل کا کام ہے, اگر آڈیٹر جنرل نے آبجیکشن نہیں کیا تو آپ 20 سال پرانے آبجیکشن لے کے آ رہے ہیں صرف آپ لوگوں کو, میڈیا والوں کو اور عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے, تاکہ میڈیا ٹاکس پہ ہم ان کی یہ کارستانیاں, ان کی پلاننگ کے مطابق ہم ڈسکشن کرتے رہیں, اور وہ غریب عوام جن کا حق ہے کہ اس 1 گھنٹے میں ہم بیٹھ کے پاکستان کے غریب عوام کے لیے کوئی خدمت کریں, کوئی ان کے لیے راستہ نکالیں, وہ ہم کام نہیں کر رہے. ہم یہ ان چیزوں میں ہمیں الجھایا ہوا ہے. یہ ان کی پلاننگ ہے. اچھا, یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں, اپوزیشن کے بہت سے ممبران کہہ رہے ہیں, ہمایوں اختر صاحب, اب بات یہ ہے کہ جب حکومت یہ کہتی ہے اور اسٹیٹ بینک کی کوارٹرلی رپورٹ آتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی میں مسلسل اضافہ اور ترقی کی رفتار سست ہونے کے باوجود معیشت استحکام کی طرف گامزن ہے, تو اس کا کیا مطلب؟ میں اس پہ آپ کو جواب دیتا ہوں, لیکن آپ جو IMF کی ویب سائٹ ہے اس کو کھولیں اور ریسنٹ ہسٹری کے 99 سے شروع ہو کے ایک لیٹر آف انٹینٹ ایشو ہوتا ہے جو اسٹیٹ ایشو کرتا ہے, جس میں وجوہات بتاتا ہے اور پھر IMF اپنی کنڈیشنز ڈالتی ہے, پرائر ایکشن سیٹ کرتی ہے, اور پھر اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں. یہ سارے کے سارے پروگرام بالکل ہم بھول جاتے ہیں, 5 سال پہلے کی بات بھول جاتے ہیں. یہ انہی حالات میں آئے تھے اور ان کے یہی نتائج نکلے تھے, اور یہی بجلی کی قیمتیں بڑھی تھیں, اور یہی مہنگائی آئی تھی, اور یہی عوام کو تکلیف پہنچی تھی. اس پروگرام میں ایک فرق ہے, پی ٹی آئی کی حکومت نے کمٹ کیا ہے کہ سوشل سیفٹی نیٹ جو ہے وہ انہوں نے کمٹ کیا ہے اس پروگرام میں کہ ہم 180 بلین اور اس کو بڑھاتے رہیں گے تاکہ جو غریب عوام ہے اس کو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کشن ملے. اوورآل اگر یہ تو آپ سب سمجھتے ہیں کہ انفلیشن اگر نیچے آئے گی, مہنگائی نیچے آئے گی, تو سارے غریب عوام کا ہی فائدہ ہوگا. ابھی مہنگائی بھی اگر آپ IMF کی جو پروجیکشنز ہیں اس کو دیکھیں تو مہنگائی 1 سال بڑھے گی اور اس کے بعد بہت تیزی سے 2 سال کے اندر 6% پہ آ جائے گا CPI. بہت تیزی سے مہنگائی اب نیچے ہوگا. ہمیشہ ہر IMF پروگرام میں یہی ہوتا ہے. یہ مہنگائی پیپل پارٹی کے زمانے میں 25% تھی. اچھا جی 25% تھی. ابھی تو ہم 9 پہ بات کر رہے ہیں نا, 25 سے نیچے آئی تھی. جی نبیل صاحب, آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ مہنگائی اوپر گئی, آپ لوگوں نے بھی IMF کا پروگرام لیا, اس کے بعد یکدم نیچے آئی؟ دیکھیں IMF کا پروگرام تو یہ لے چکے ہیں, لیکن ان کے اوپر جو ہے نا اس وقت میں بار بار کل بھی ہمایوں اختر صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا جب میں نے یہ کہا کہ عمران خان بہت پریشان ہے کیونکہ حالات ان کے لیے سازگار نہیں ہیں, جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پا رہے ہیں. اکنامیکل ٹیم ان کے پاس کوئی ایسی ہے نہیں جس سے جو اس بحران سے ان کو نکال سکے. اب IMF نے جو میرے خیال میں 5.4 بلین کا جو ان کو جو پتہ نہیں آیا نہیں آیا, ہمایوں اختر صاحب کو زیادہ پتہ ہوگا, میں اتنا اکانومی میں مجھے نہیں, اگر آ بھی گیا ہے تو آپ وہ ریکوڈک کا جو کیس ہے, جو ریکوڈک کا جو
जो फाइन है वो उसके बराबर हाँ, ये बात दुरुस्त है। नहीं, मगर आपके जमाने में शुरू हुआ था। मगर जो फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि इफ्तिखार चौधरी की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हामिद खान साहब की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, गोया वो मेरी पार्टी के अंदर है। देखिए जी, तो यही मैं कह रहा हूं, हुकूमत ने एक कमीशन बनाया, हूं। लेकिन मैं एक गुजारिश करूंगा कि इस मॉडर्न दुनिया में मेरी एक रिक्वेस्ट है, बहुत काबिल एहतराम इदारे हैं, जज हैं पाकिस्तान के, लेकिन जब वो किसी कॉन्ट्रैक्ट पे बोलते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लिया करें। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एक स्टैंडर्ड फीचर है कॉन्ट्रैक्ट्स का विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। सिर्फ पाकिस्तान के अपने लोग भी इंटरनेशनल, हम जो डोमेस्टिक बिजनेसमैन हैं वो भी इंटरनेशल आर्बिट्रेशन मांगते हैं, उसके अपने एक रूल्स हैं, उनके तहत ये आर्बिट्रेशन होती है। सुप्रीम कोर्ट मैंने 2012 में मुनीज़े, मैंने 2012 में ARY पे कहा था कि इस पे सोच लें, ये जो भी कर, इसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी जी, ओके, इसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व था, इसमें आधा पाकिस्तान भी इन्वॉल्व था, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व था, और अब $6 बिलियन की आप पे एक आर्बिट्रेशन खड़ी है। शुक्र करें कि उस कंपनी ने कहा कि भाई साहब हम आपसे बैठ के बात कर लेते हैं। बहुत बड़ी रकम है। या सवाल ये है कि आप जब हम देते हैं, हम हमारे तमाम भी वकला जो हैं और हमारी तमाम जो अदालतें हैं वो देख लिया करें कि इंटरनेशनल ट्रेंड क्या है, इंटरनेशनल अदालतों में आर्बिट्रेशन में क्या होता है। तो $6 बिलियन की तो एक ढस पाकिस्तान को पड़ गई है ना मुनीज़े, ये ट्रेंड आ रहा है। ये वो टर्किश कराके नाम है, क्या नाम है ये, वो टर्किश पावर जनरेशन में ये नैब की जो आर्बिट्रेशन हो रही थी उसमें भी यही केस है, ओके। ये उन्होंने स्टील मिल का फैसला हुआ और स्टील मिल आप 21 बिलियन रुपए की बेच रहे थे और अब स्टील मिल पे 400 बिलियन का एक लॉस एक्यूमुलेट हुआ। अच्छा, इसका जवाब दे कौन? आपकी बात इसका जवाब दे कौन? सवाल तो करें वो एक, मैं जो आपकी बात समझी हूँ वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आर्बिट्रेशन के लॉज पढ़ लेने चाहिए। मैंने ये नहीं कहा, ये अल्फाज, ये आपके अल्फाज हैं, मेरे नहीं, मेरे अल्फाज आप इसको आर्टिकुलेट कर देना एक सेंटेंस में। मैंने तो आर्टिकुलेट किया, आपने जरा ब्लंटली कह दिया। अच्छा, मैंने जरा ब्लंटली कह दिया। तो नबील गबोल साहब, फिर क्या जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था क्या गलत था, और अगर गलत था तो तहकीकात होनी चाहिए, जिस तरह फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं ना आपके ही वज़ीर। देखिए, गलत है या सही था, फैसले ज़रूरी नहीं होते हैं। बहुत सारे फैसले ऐसे आते हैं जिसके ऊपर हम समझते हैं कि जुडिशरी के ऊपर भी उंगलियां उठती हैं, और खुद आज चीफ जस्टिस ने भी कहा कि कौन फिर हमारे पास जो है वो फैसले की उम्मीद लेकर आएगा। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया, आज उसका रिपरकशन, उसकी सज़ा जो है आज की हुकूमत को उठानी पड़ेगी। क्योंकि देखें, आप कुछ भी कर लें, कह दें कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने ये गलत फैसला किया, लेकिन आज की हुकूमत को, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ ये फैसला है, खामियाजा भुगतना होगा, मगर खामियाजा तो अवाम को भुगतना होगा। तो राना अफजल साहब, फिर इसका कोई तो अकाउंटेबिलिटी इधर की भी होगी कि $6 बिलियन का कैसे इतना बड़ा जो है वो हमें ढस पड़ गई। तो जिस तरह ये कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब की तहकीकात इसकी भी होनी चाहिए, उंगलियां उठा रहे हैं हमें खान साहब के ऊपर, इसके ऊपर क्या कहेंगे? इनको किसने रोका है तहकीकात करने से? हर चीज़ की तहकीकात करें और आगे का भी सोचें, और तहकीकात का काम तो उसके तो ये माहिर हैं। और फवाद चौधरी साहब ने जो ख़ास तौर पे हामिद साहब को बीच में इन्वॉल्व करने की कोशिश की, वो तो उनका ज़ाती एजेंडा भी है। हामिद साहब ने अपनी किताब में लिखा फवाद चौधरी साहब के बारे में कि ये जजों की रिश्वत दलाली करते थे। तो मैं तो बड़ा, तो ये तो अपनी इनकी अपनी एक वो चल रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि केसेस के दिए आपको, मैं नबील गबोल साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं जब ख़राब होनी शुरू होती हैं तो वो पटड़ी से आप उतर जाते हैं। आप पटड़ी से उतरे हुए हैं, आप आज आपके लिए कोई सिंपैथेटिक कॉर्नर नहीं है। जब आपकी हुकूमत की रेपुटेशन ऐसी होगी कि मीडिया के ऊपर भी आज़ादी नहीं है, और आपके फॉरेन मिनिस्टर का लंदन के अंदर पूरा इंटरनेशनल मीडिया वॉकआउट कर जाता है, आपके मुंह पे एक तमाचा मारता है, चले वो आपके कुरैशी साहब का तो फेल हो सकता है, पीटीआई का हो सकता है, इन्होंने पाकिस्तान की बेइज्जती क्यों करवाई? Why Pakistan was insulted? इसके ऊपर मुझे एक छोटा सा वक्फा लेने दें, वक्फे का वक्त आ गया है। मगर नाजरीन, उसके बाद
جو जज अरशद मलिक की तरफ से और उनके केसेस के ऊपर जो एक समाअत हो रही है उसके पर एक अहम ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस साहब ने दी, उसके ऊपर भी बात करनी वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज जो जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल की तरफ से जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके अंदर जो एक दरख्वास्त गुजार थे वो तारिक असद थे और उन्होंने बेंच से इस्तदा की कि इस वाक़े की तहकीकात के लिए एक अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए और पूछगछ के नतीजे में अदालत में उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगा दिया कि एक ख़ास अदारा भी है जो अदालती मामलात में मुदाखलत करता है। तारिक असद साहब से मेरी कुछ ही देर पहले बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि अरशद मलिक के वाक़े की तहकीकात के लिए एक जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा तो आपकी तरफ से आ गया है, लेकिन जो फैसले जज अरशद मलिक ने दिए हैं इनका क्या होगा? और मेरा जो रेफरेंस था वो अल अजीज़िया केस के तरफ था जहां मियां नवाज शरीफ साहब को 7 साल की सज़ा हुई है और ये भी कहा है कि 17 साल तक वो सियासत के अंदर नहीं आ सकते। जुडिशल कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा और ये साबित हो जाता है कि इस जज के अंदर इस किस्म के बातें थी कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहा था या इन्वॉल्व हो रहा था, तो इसका मतलब यह है कि उस केसेस का जो फैसले हैं उनका स्टेटस जो है वो यकीनन देखना होगा कि क्या वो सही है। और इस बारे में मैंने 2 जो फैसले हैं, हमारे एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है आसिफ जरदारी केस में कि उसमें केस को फैसला होने के बाद फिर दोबारा रिमांड किया गया। फिर मैंने एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स का फैसला भी दिया जिसमें 5 लॉर्ड्स थे जो जजेस जिनको आप कहते हैं, तो उन्होंने उनमें से एक जज के कुछ इस तरह से थे कि उसके बीवी का भी उनका भी कोई एक ताल्लुक था, तो उन्होंने उसको खुद ही अपने फैसले को दोबारा उसको रिमांड किया कि दोबारा उसका हियरिंग होगी। तो ये ऐसा फैसला जो है वो बायस्ड हो जाता है और अगर ये साबित हो जाता है कि वाकई उसकी जज की एक्टिविटीज़ ऐसी थी और वो करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहा था या करना चाहता था, तो वो फैसलों के ऊपर असरअंदाज होगा और वो फैसले मैं यकीनी तौर पर कहता हूँ कि उनका जो ट्रायल जो भी हुआ है, हियरिंग हुई है, वो दोबारा उसको सुनना पड़ेगा और वो फैसले कलअदम होंगे जो उसने किए हैं, क्योंकि एक जज जब साबित हो जाता है कि वो ऑनेस्ट नहीं है, उसकी इंटेग्रिटी डाउटफुल है, तो उसके किए हुए फैसले जो हैं वो ट्रांसपेरेंट तो नहीं होंगे। नाज़रीन, याद रहे कि आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना होगा कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला एहतसाब अदालत के जज के अल अजीज़िया स्टील मिल्स के मुकदमे में दिए गए फैसले पर तो असरअंदाज नहीं होगा। ये सवाल और ये ऑब्जर्वेशन जो है आज की गई। नबील कबोल साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? अगर जज अरशद मलिक साहब की एक मैलिफाइड इंटेंशन साबित हो जाती है तो क्या असरअंदाज हो जाएगा पूरा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ और 100% मैं श्योर हूँ कि अल अजीज़िया केस जो है वो रीट्रायल होगा और मैं समझता हूँ कि अरशद मलिक साहब के ऊपर वो गिल्टी साबित होंगे। और देखें, मैंने आपको बताया कि कोई और मज़ीद वीडियो आए या ना आए, ये जो एक वीडियो यही काफ़ी है कि एक जज जो केस चला रहा है वो जज खुद मुलाकात करने जा रहा है मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप से। वो जज क्यों मिल रहा है, मदीना में क्यों मिल रहा है? उसको किसी ने ज़बरदस्ती डरा धमका के, जिस तरह वो कह रहा है कि मेरा एक वीडियो जो है वो दिखा के मुझे ब्लैकमेल करके भेजा गया, तो भाई आप अपने सुपीरियर कोर्ट को बताते हैं, आप अपने चीफ जस्टिस को बता दें मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन आई एम 100% श्योर कि नवाज शरीफ का केस और मजीद जो भी केसेस पे फैसला इन्होंने सुनाया, बिल्कुल सही कहा जिन साहब ने आपसे अभी बात की है, मैं उनको नहीं जानता हूं, लेकिन ये सब रीट्रायल होंगे और मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि इसमें नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचेगा और जुडिशरी के लिए बड़ा इम्तिहान होगा आने वाले दिनों में। अच्छा, राना अफजल साहब, आपको कितना कॉन्फिडेंस है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि आप समझते हैं कि रीट्रायल होगा और साफ शफाफ होगा? चूंकि माजी में तो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वो आपकी लीडरशिप के खिलाफ आए। देखें, अगर एक जज साबित हो जाता है कि वो इस तरह का है जिस तरह का साबित हो गया है, एक बोगस जज है और वो कहीं से भी इंस्ट्रक्शंस ले सकता है, तो फिर वो फैसला तो मैं एग्री करता हूँ नबील कबोल साहब से कि वो फैसला तो ख़त्म हो जाएगा और उसका फिर, मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन रीट्रायल होगा या जो भी होगा, ये फैसला तो स्टे नहीं हो सकता। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अवाम और हम लोग ये समझते हैं कि और कुछ नहीं तो मियाँ साहब को बेल पे या किसी और तरीके से ही शुड बी आउट ऑफ जेल। मतलब एक जज जो है वो क्रिमिनलाइज हो गया
اس کو فرسٹ سٹیپ کی سزا مل گئی اور وہ ایک رانگ چیز ثابت آ گئی اور اس کو اب اس کے اوپر باقی یہ جو ہے لوازمات کے مووی کس نے بنائی کیا کیا، تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو وہ جو ساہیوال کیس میں وہ بس کی سواریوں نے بیٹھ کے جو مووی بنائی تھی یہ تو ان کو بھی کہیں گے گولی ماریں کہ انہوں نے مووی کیوں بنائی تھی. تو مووی جس نے بنائی ہے اس نے اس قوم پہ احسان کیا ہے کہ ہی ہیز شون دی فیس آف اے بیڈ. ایک ہماری جوڈیشری میں ایک مول ہے اور وہ مول پاکستان کے وزیر اعظم کا فیصلہ کرتا ہے. ٹھیک، ہمایوں اختر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی دیکھیے جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ پریما فسائے the conduct of the judge is unbecoming. کوئی شک نہیں ہے، اور جو بھی جوڈیشری کے پروسیسز ہیں وہ اب چلیں گے ان پہ. پوائنٹ نمبر 2، فیصلہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ جدھر یہ اپیل ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ جو ایویڈنس کلیکٹ ہوا ہے اس کے مطابق صحیح فیصلہ کیا گیا ہے، وہ اس پہ ہوگا کہ وہ تو نہیں کہ باعث ہوا. نمبر 3 چیز یہ ہے کہ جج نے ایک ایفیڈیوٹ دیا ہے، مریم صاحبہ نے صرف ایک ویڈیو دکھائی ہے، جج نے ایک سون ایفیڈیوٹ دیا ہے جس میں ہر فقرہ جو ہے وہ اگر غلط ہے تو اس کی 14 سال سزا ہے. 14 سال سزا ہے. جج کے ایفیڈیوٹ کے مطابق، میں یہ نہیں کہہ رہا صحیح یا غلط ہے، یہ جج سے پی ایم ایل این کے لوگوں نے رابطہ کیا، پی ایم ایل این کے لوگوں نے ان کو لالچ دی، پی ایم ایل این کے لوگوں نے ان کو دھمکیاں دی، پی ایم ایل این کے لوگوں نے ان کی ویڈیوز بنائی. نبیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو پھر اپنے سپیریئرز کو رپورٹ تو کرنا چاہیے. میں نے تو پہلی فقرہ یہ کہا منیزے کہ جج کے کانڈکٹ از انبیکمنگ، کوئی شک نہیں ہے. لیکن پی ایم ایل این کا کانڈکٹ آپ دیکھیے کہ انہوں نے جج کو دھمکیاں دی، پھر ایک ویڈیو کہیں سے لے آئے اور اس کو دکھا کے نواز شریف کے پاس لے گئے اور پھر وہ حسین کے پاس لے گئے اور ان کو اربوں روپے آفر کیے گئے. کوئی اس پہ کوئی نہیں بول رہا، کوئی اس پہ کوئی نہیں بول رہا. اس ملک میں سائبر کرائم لاز، ایک منٹ، اس ملک میں سائبر کرائم لاز ہیں آپ جی، اور یہ ویڈیو اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ ویڈیو جو ہے یہ میرے نظر میں پی ایم ایل این کے گیٹوں پہ بیٹھے گی، اور میری نظر میں نواز شریف نے اپنے کیس کو نقصان پہنچایا ہے. دیکھیے پی ایم ایل این اس کو اپروچ کر رہی تھی اور پی ایم ایل این کہہ رہی کہ ہمارے ساتھ فیصلہ غلط ہو گیا ہے. اپروچ پی ایم ایل این کر رہی تھی. اگر جج باعث ہوا ہے تو ان کے حق میں باعث ہوا ہوگا یا ان کے خلاف باعث ہو گیا. اوکے سنیے ذرا میرا پوائنٹ سنیے نا. اگر جج باعث ہوا ان کے حق میں، آپ شکر کریں کہ یہ ری ٹرائل نہ ہو، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ری ٹرائل ہو گیا تو آپ کو نقصان ہوگا اس کا. نبیل گبول صاحب جی، میں سمجھ تو دیکھیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ری ٹرائل میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ نہیں، مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کم از کم پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی تو کارکردگی دیکھیں، وہی تو اپروچ کر رہے تھے جج صاحب، ان پہ کوئی کیوں نہیں بات کرتا؟ یہ تو ایفیڈیوٹ میں جج صاحب نے کہا ہے نا کہ وہ اپروچ کر رہے تھے. مجھے ایک چیز بتائیں، اگر مجھے کوئی اپروچ کرے کسی گناہ کبیرہ کے لیے اور میں اس کو اپنے گھر پہ بلا کے چائے پہ بلاتا ہوں اور بیٹھتا ہوں، اس کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، اور پھر وہ جو ڈکٹیٹ میں کر رہا ہوں کسی شخص کو، وہ آپ نے آڈیو سنا ہے کہ کس طرح کیا لکھنا چاہیے، آپ لکھیں کہ کیا مجھے اپنے ورڈکٹ میں کیا لکھنا ہے، یعنی وہ آپ نے آئی ڈونٹ نو وہ آڈیو سنا ہے یا نہیں سنا ہے. میں نے سنا ہے جی. وہ جج صاحب جو ہے جج صاحب ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، جج صاحب ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کہیں پہ بات نہیں بنی، کہیں پر بات ٹوٹی ہے، جس کے وجہ سے پھر جو ہے ورڈکٹ نواز شریف کے خلاف گیا ہے. چلیں ادھر مجھے چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. پروڈیوسر مجھے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا سا وقفہ لے لیں. سارا کچھ کر کے پی ایم ایل این اس کے بعد جج کو اسکینڈلائز کر دیا. اچھا، اس پہ بات کریں گے، ہم نے چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، جلدی سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب مریم نواز صاحبہ نے آج ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھوں گی، اور انہوں نے کہا کہ inshallah I shall be leading protest rallies across Pakistan that will not only ask for justice for Nawaz Sharif but demand rule of law, freedom of expression, end to manipulation of the entire system to punish public representatives, stealing people's mandate, imposition of selected. رانا افضل صاحب، اب یہ جو آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں یہ کتنا افیکٹو ہوگا؟ کیا آپ ٹریڈرز کو ساتھ لے کے جائیں گے؟ کیا آپ کی بات چیت باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہو رہی ہے کہ یہ صرف ایک مسلم لیگ نون کا ایشو ہوگا؟ دیکھیں، میں آپ کو کمپیریزن کے حساب سے بتا دیتا ہوں کہ جو 40-50 جلسے عمران خان نے کیے تھے الیکشن سے پہلے اور جو دھرنے دیے تھے، ہمارا احتجاج اس سے 10 گنا زیادہ افیکٹو اس لیے بھی ہوگا کہ اس حکومت نے انشاءاللہ ان لوگوں کو جو ہمارے احتجاج میں شامل ہوں گے
ان کی زندگیوں کے اندر ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. وہ اپنی غلطی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں اور وہ بدلہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ آئیں گے اور بالکل افیکٹو ہوگا. اور میں آپ کو یہ آج گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی نے ان ہاؤس چینج نہ کیا تو پوری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جائے. کس قسم کا ان ہاؤس چینج رانا صاحب؟ گورنمنٹ جائے جی. کس قسم کا ان ہاؤس چینج؟ پرائم منسٹر ہی ہیز ٹو بی چینجڈ. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو انہوں نے پاکستان کے اندر افراتفری پھیلائی ہے, جو پاکستان کے اندر ایک محاذرائی کھڑی کی ہے, جو پولرائزیشن کا بازار لگایا ہے. رانا صاحب اگر پرائم منسٹر صاحب کو چینج کر دیا تو پھر پی ٹی آئی سے ہی کوئی آئے گا نا جی؟ جی میں ان ہاؤس چینج کی بات کر رہا ہوں. تو کیا آپ شاہ محمود کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کیا یہ ان کی مرضی ہے, جس کو مرضی لیں. ہماری تو مرضی کوئی نہیں ہے جی. مگر اتنا پریشر نبیل کبول صاحب, ابھی اتنا پریشر نہیں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے کتنا احتجاج کیا مگر میاں نواز شریف صاحب نے استعفیٰ تو نہیں دیا. تو کیوں عمران خان صاحب جنہوں نے اتنی جد و جہد کی اس نیج تک وہ پہنچے کہ وہ پرائم منسٹر بن گئے, تو اب وہ کیوں استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں گے؟ دیکھیں, بات عمران خان کی خود یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ استعفیٰ دے, لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پا رہے ہیں. میں یہ جو ویڈیو تھا نیب چیئرمین کے حوالے سے اور ارشد ملک کے جو ویڈیو ہے ان کو میں کنیکٹ کروں گا. ان کی لائنیں جو ہے نا وہ پیچھے سے کہیں سے مل رہی ہیں. عمران خان جو ہے اس لیے پریشان ہے کہ عمران خان سمجھتا ہے کہ جو کرپشن کے خلاف جو وہ کرنا چاہ رہا ہے وہ کر نہیں پا رہا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ویڈیو چیئرمین نیب کے خلاف نکالی گئی اس کے بعد 2-3 دن کے بعد آصف زرداری گرفتار ہوئے, اس سے پہلے نہیں ہو رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے جسٹس ارشد ملک کا بھی کیس ہے, اس میں فائدہ الٹیمیٹلی نواز شریف کو پہنچے گا, جس چیز سے عمران خان خوش نہیں ہے. عمران خان مجھے دسمبر میں نظر نہیں آ رہے ہیں, اس لیے نظر نہیں آ رہے ہیں ایز اے پرائم منسٹر کیونکہ جو لوگ اس کو لے کر آئے ہیں, ظاہر ہے جو جن لوگوں نے عوام, میں چلیں یہ کہتا عوام لے کر آئی ہے, اب وہ عوام بھی جو ہے اس مہنگائی کے وجہ سے جنہوں نے ان کو ووٹ دیے, میں کراچی کی آپ کو مثال دوں, 14 قومی اسمبلی کی سیٹ جیتی ہے انہوں نے. آپ یقین کریں کہ ایم این اے اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے. نہیں سر, عوام میں آج تک پاکستان کی اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ منتخب نمائندوں کو برطرف کر دیں یا ان کو نکال دیں. یہ کام عوام نہیں کرتی رہی پاکستان کے ماضی میں. جنرل ایوب کے دور میں شاید آپ بھی پیدا نہیں ہوئی ہوں گی اور میں بھی بہت چھوٹا تھا, مگر ہسٹری تو سب نے پڑھی نا جی. صرف اس کو جب ایک دفعہ گالی ملی جنرل ایوب خان کو تو اس نے کرسی چھوڑ دی, عوام سڑکوں پہ نکل آئی. اور ابھی بھی عوام, آپ دیکھیں نا, ہمایوں اختر صاحب کہتے ہیں کہ جی کوئی اکنامیکل جو ہے ہمارے لیے کوئی اکانومی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. ایف اے ٹی ایف کا مسئلہ آپ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے, میں اس کو بہت سیریس لے رہا ہوں. جو کہ آپ نے جو باقی باتیں کی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور بالکل میں نے وائنڈ اپ کرنا ہے. لاسٹ کامنٹ رانا صاحب. دیکھیں میرا آئیڈیا بالکل مختلف ہے گبول صاحب سے. ان کی جانے کی وجوہات یہ ہوں گی کہ ہی سنگل ہینڈڈلی رسپانسبل جو ان کی پارٹی میں ہو رہا ہے. ہی از ون مین شو. اپنی پارٹی میں وہ ایک ڈکٹیٹر ہے, نہ کسی اکانومسٹ کی مانتا ہے, نہ کسی اور بندے کی مانتا ہے, اور پاکستان کے حالات کا وہ سنگل ہینڈڈلی. لاسٹ کامنٹ جی, دسمبر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خان صاحب نظر ہی نہیں آ رہے وزیر اعظم کے طور پہ. He doesn't wait too long for bad performance. He changed his whole economic team in a matter of months. Okay. پھر سے چینج اور ہوگا, یہ پھر بھی جی پھر سے چینج آ رہا ہے. جو پرفارم نہیں کرے گا حکومت میں یا پارٹی میں وہ سائیڈ لائن کر دیا جائے گا. یہ پاکستان میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. یہ پہلے پاکستان